बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर है। इंडो पाक हिस्ट्री की मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक सिलेबस को मुकम्मल कर दिया है और ये अब नया सेक्शन शुरू किया मैंने आज मिलिट्री इन पॉलिटिक्स में। और उससे पहले मैंने एक सिविल मिलिट्री रिलेशन का लेक्चर दिया था, वो थोड़ा सा मैंने ज़रा मॉडर्नाइज़ करके दिया है। एक तो मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड करूँगा और उसके अलावा एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा पाकिस्तान में जॉब्स के लिए। दूसरा ये है कि इसका लिंक मैं इसका रिटन मटेरियल का मुकम्मल आपने डिटेल में इसको पढ़ना हो तो उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री का टॉपिक है फील्ड मार्शल अयूब ख़ान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स है। 1958 से 69 तक इसका टेन्योर है और इंडो पाक है। मैंने लेक्चर को बनाया, मेरा नाम, ये मेरी न्यू वेबसाइट है eastwestknowledge.com के नाम से। और सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हु वास मोहम्मद अयूब ख़ान, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1907 से लेकर 1974 तक है। तो ये पैदा हुए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। मैं ज़रा ब्रीफ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। और इन्होंने तालीम हासिल की थी अलीगढ़ कॉलेज में और उसके अलावा इनके वालिद कहते थे ये एक अच्छे मुसलमान की तरह थे और ब्रिटिश कॉलेज में इन्होंने एज आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग हासिल की थी और आर्मी में इन्होंने कमीशन हासिल किया था 1928 में। और इन्होंने जापानीज़ के ख़िलाफ़ लड़ा था बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जापानीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ाइट की थी बर्मा में। उसके अलावा 1951 में ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ़। उसके अलावा उनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, जो कि बड़ी मशहूर हुई थी। हमें दोस्त चाहिए मालिक नहीं चाहिए, मेरा ख्याल आई थिंक कहते हैं कि ये यूएसए के लिए लिखी थी। उसके अलावा सबसे पहले अब दूसरी चीज़ कि एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इख्तिताम किस तरह हुआ है। जिस वक़्त अयूब ख़ान ने पावर संभाली है तो उससे पहले जो मसाइल सामने आ रहे थे वो क्या थे। इस्कंदर मिर्ज़ा 1958 में द गवर्नमेंट ऑफ इस्कंदर मिर्ज़ा अनपॉपुलर हो गई थी और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक क्याउटिक था। 1955 से 1958 तक 5 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कोशिश की एक स्टेबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की, वो नहीं कर सके थे। उसके अलावा पॉलिटिशियन ने कोशिश की कि वो सपोर्ट हासिल करें किसी भी ज़राए से, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उस वक़्त वो करप्ट और इनएफिशिएंट समझे जा रहे थे जो उस वक़्त के पॉलिटिशियंस थे आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली ख़ान। उसके अलावा लोग मायूस थे क्योंकि मुल्क के अंदर बैंकरप्टी बढ़ रही थी, यानी कि मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था, अफरा तफरी थी और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर स्पेयर फ्लड आ रहे थे और उसके बाद फूड की शॉर्टेज थी और ग्रेट डिस्ट्रेस थी मुल्क के अंदर। उसके अलावा अब हम तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि हाउ डिड अयूब ख़ान टेक पावर। अयूब ख़ान ने पावर जो है वो किस तरह गेन की, ये वाला पॉइंट। 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया था। वो मार्शल लॉ लगाया था प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने और उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एब्रोगेट कर दिया गया था और लॉ ऑर्डर को पास किया गया था और जो ज्यूरिस्डिक्शन थी कोर्ट की वो बहाल कर दी गई थी। बट किसी ने सवाल नहीं पूछा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो किन अहकामात के तहत काम कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने ये मार्शल लॉ लगाया था इन्होंने 1956 का आइन भी एब्रोगेट कर दिया था, उसको मनसूख कर दिया था क्योंकि उसके तहत आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते थे। उसके अलावा फिर इन्होंने इफेक्टिवली तौर पर अब जो है जिस वक्त ये सिचुएशन को बहाल कर लिया तो इन्होंने गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जो कि कमांडर इन चीफ आर्मी थे, इन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया था और 7 अक्टूबर को 1958 को उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था इस्कंदर मिर्ज़ा ने। 27 अक्टूबर 1958 को इन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा को ऑफिस से रिमूव कर दिया गया था और उनको जिला वतन कर दिया था, एक्साइल कर दिया था इंग्लैंड में इस्कंदर मिर्ज़ा को। इस्कंदर मिर्ज़ा के रिमूवल के बाद तमाम पावर जो है वह अयूब ख़ान के हाथ में थी, तो उन्होंने फिर इस इवेंट को ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा था और अपने जो कि जितना भी उनका टेन्योर जितने साल भी उन्होंने हुकूमत की तो हर साल वो 27 अक्टूबर को रेवोल्यूशन डे सेलिब्रेट करते थे।
उसके अलावा जो अयूब ख़ान ने जब पावर संभाली है, क्या वो लीगल थी या नहीं लीगल थी? तो जिस वक्त प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब ख़ान दोनों वरी थे, क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, वो भी इलीगल था। उसके बाद ये एक एज आर्मी चीफ जब इन्होंने कमांडर इन चीफ जब संभाला तो ये भी इलीगल था, क्योंकि 1956 की जो टर्म्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसके ख़िलाफ़ था। फिर उसके बाद जो है जो लॉ एंड ऑर्डर जिस वक्त इसकी पटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने 27 अक्टूबर 1958 को, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुनीर सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनके एक्शन को लीगल करार दे दिया था। तो बस उसके बाद फिर ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको। उसके बाद ये इस तरह सिनेरियो चलता रहा। उसके अलावा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या मार्शल लॉ मुल्क की सियासत को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है। तो जिस वक्त अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया तो सबसे पहला काम इन्होंने आते किया था 1956 का आइन अनल मनसूख कर दिया था। उसके बाद नेशनल असम्बली को इसने डिसमिस कर दिया था और ह्यूज नंबर ऑफ नेशनल या और प्रोविंशियल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अरेस्ट किया गया और उनको करप्शन का चार्ज दिया गया था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल करार दिया गया था और मुल्क के अंदर स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया गया था। और पब्लिक गैदरिंग के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया था, पब्लिक मीटिंग के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया था और गालबन 1600 से ज़ायद कहते हैं सिविल सर्वेंट को स्क्रीन किया गया था मिसकंडक्ट के ऊपर, ठीक है जी। और उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दी गई थी और वो चाहते थे कि पॉलिटिशियंस को जो है वो उनका ख़ात्मा हो, क्योंकि वो जिनको वो डिसलाइक करते थे। अयूब ख़ान ने एक जिसको हम कहते हैं EBDO, उसको कहते हैं इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर किया था। उसने कहा अगर किसी पर करप्शन का चार्ज है और इम्प्रॉपर बिहेवियर है, उसके पास दो चीज़ें हैं, या तो वो ट्रायल का सामना करे या वो रिटायरमेंट ले, पब्लिक लाइफ से और साइड पर हो जाए। उसने कहा अगर कोई गिल्टी पाया गया उसको बैन कर दिया जाएगा पब्लिक ऑफिस से 31 दिसंबर 1966 तक के लिए। उसके अलावा 7000 लोगों को उसने EBDO यानी कि इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के तहत डील किया और इससे जो है वो एक नया सिनेरियो डेवलप होना शुरू हो गया था मुल्क के अंदर। फिर अब आ जाता है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी क्या चीज़ थी। अयूब ख़ान ने ये बड़ा एक यूँ कह लें कि एक मास्टरपीस डिज़ाइन किया था कंट्रोल डेमोक्रेसी का, फॉरेन जो कंट्रीज़ थी उनको मैनेज करने के लिए और मुल्क में भी और उनको भी मैनेज करने के लिए। अयूब ख़ान ने जिस वक्त पावर संभाली है वो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री प्रोसेस पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो ये चाहता था कि जो कुछ वो कर रहा है वो पाकिस्तानी कौम को दिखाए और उनकी मॉरल सपोर्ट ले उसके अंदर। तो उसने फिर इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन किया और कंट्रोल कर लिया प्रेस के ऊपर। एक उसने सिस्टम डेवलप कर दिया था जिसको कंट्रोल डेमोक्रेसी कहते थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम भी दिया हुआ था लेकिन कंट्रोल था, आज़ादी थी लेकिन लामहदूद नहीं थी। अपनी जिस हद तक वो सेफ फील करता था उस हद तक उसने आज़ादी प्रोवाइड की हुई थी। फिर उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट थी, जो नेशनल लेवल के डिसीजन होते थे वो सारे जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चले गए थे, वो दूसरों के मशवरे से काम नहीं करता था। उसके अलावा अब हम देखते हैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया गया था 1 मार्च 1962 को, अगरचे अयूब ख़ान ने इसको डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन कहा था और इसने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप की थी। उसमें यह था कि प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया सकता अगरचे उसके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट नहीं हो जाती। उसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा कैबिनेट को फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली से। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेगा हेड ऑफ द जुडिशरी को और प्रोविंशियल गवर्नर्स को, और नेशनल लेजिस्लेचर जो है वो तब तक पास नहीं लॉ नहीं पास कर सकती विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बगैर जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर नहीं पास हो सकती। तो उसके अलावा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मुतारफ़ हुआ था लेकिन विदाउट डिबेट और मार्शल लॉ बगैर डिबेट का ही हो गया था। फिर मार्शल लॉ भी जल्दी ही इसके बाद अख्ताम पजीर हो रहा था। तो नई नेशनल असम्बली पहली दफ़ा 8 जून 1962 को मिली, यानी कि उसकी जो है वो आप यूँ कह लें कि सेशन हुआ था उसका 8 जून 1962 को। और इसका फर्स्ट एक्ट ये था, इसने रिमूव करते जो बैन लगाया था पॉलिटिकल पार्टी से वो इसने उठा लिया था और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ मूव कर रहे थे। उसके अलावा फिर और कुछ पॉइंट हैं इस काम से। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थोड़े से परेशान थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, क्योंकि उनको लिटिल पार्ट ऑफ गवर्निंग की मेरे सारा कंट्रोल तो वेस्ट पाकिस्तान के पास था।
तो फिर उसके बाद जो एक और दो शिकें नई इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये था कि उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज तस्वर किया गया था, और नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो दोनों जगह पर होना था, ढाका में भी और इस्लामाबाद में। अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से आया तो स्पीकर जो है वो नेशनल असम्बली से होगा, ठीक है जी। इसी तरह ही फिर दोनों का सिनेरियो रखा गया था। तो इन इकदाम के बावजूद ईस्ट पीपल्स के लोग ये बिलीव करते थे कि हकीकत में जो है वो हम इन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं। फिर जनवरी 1965 के अंदर इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंसी, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। और इनकी एक न्यू पार्टी नॉमिनेट की गई थी, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, जिसने उसको हेल्प की और फिर ये वो बन गए थे। प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो थे उस वक्त वो ये थी कि कोई भी लॉ पास कर सकता है, ये रिजेक्ट कर सकता लॉ जो कि सजेस्ट किया हो नेशनल असम्बली ने, एमरजेंसी पावर के पास इख्तियारात हैं। रिस्ट्रिक्शन ये थी कि इसको इलेक्टेड कॉलेज बेसिक डेमोक्रेट ही इलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोविंशियल असम्बली का था कि 5 साल के लिए इलेक्ट होगी, बाई इलेक्टोरल कोरज होगी, बेसिक डेमोक्रेट्स होगी, ऑन प्रोविंशियल कोर्ट्स होगी, 1 यूनिट एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके अलावा फिर नेशनल असम्बली थी, एक सिंगल हाउस होगा फॉर 5 ईयर्स होगी, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, बेसिक डेमोक्रेट्स से होगा, ऑन फेडरल एंड सुप्रीम कोर्ट होंगी। उसके अलावा इनके इख्तियारात क्या होंगे नेशनल असम्बली के, सजेस्ट कर सकती है लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रेसिडेंट मस्ट एग्री टू लेजिस्लेशन के लिए प्रेसिडेंट को एग्री होना होगा। फिर एक और अहम चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो 1959 की बेसिक डेमोक्रेसीज़ थी। ये भी एक नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। द फर्स्ट स्टेप इन अयूब खान कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में ये था कि इन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई थी 26 अक्टूबर 1959 को। उसकी मैंने एक फ़िगर ये दी हुई है, इसमें हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के क्या इख्तियारात हैं कि ये अपॉइंट कर सकता है प्रोविजनल गवर्नर्स, ठीक है जी, ये कर सकता है PDAC मेंबर। रिस्ट्रिक्शंस इसकी दी हुई हैं, पावर्स जो हैं वो ये प्रोविंसेस को रन कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ओबे प्रेसिडेंट को होगी ये प्रोविंशियल गवर्नर्स। बहरहाल उसमें ये है कि ये 4 टायर सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्डिनरी पीपल इलेक्ट करेंगे यूनियन काउंसिल के मेंबरों को, वो रिटर्न में क्या इलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल लेवल के लोगों को, फिर वो इस तरह ऊपर जो है वो चल के प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। तो इसके लिए जो है वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 80,000 इलेक्टेड बेसिक डेमोक्रेट्स जिन्होंने आगे चल के जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाना था, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। फिर उसी से लेजिस्लेशन भी होगी और नेशनल असम्बली वगैरह सारा कुछ इसी से होगा। तो एट द एंड ऑफ 1959 यूब ने बेसिक डेमोक्रेट्स का वोट लिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तो 95% लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया था और फिर ये कंफर्म प्रेसिडेंट हो गया था। 17 फरवरी 1960 को एक कंफर्म प्रेसिडेंट हो गया। तो ही देन अनाउंस द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अब हम देखते हैं न्यू कैपिटल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को एक नया कैपिटल इन्होंने मुतारफ़ करवाया था, उसको ज़रा हम देखते हैं। अनटिल 1958 इंटेंशन जो कराची में जिस वक्त हमारा कैपिटल था, उसके बाद क्योंकि एक इस पंजाब से और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और मिलिट्री का वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं था और उसको सेफ़ भी समझा नहीं जा रहा था उस वक़्त। तो एक नया शहर का लिए सोचा गया था, तो वो इस्लामाबाद था। और इस्लामाबाद का मतलब भी होता है होम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मतलब है होम ऑफ इस्लाम। तो फ़िलहाल इसको टेम्परेरी तौर पर इस बिल्डिंग को चकलाला के में यूज़ किया गया था आउटसाइड रावलपिंडी। तो फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और फिर इसको 1967 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था पाकिस्तान का कैपिटल, न्यू कैपिटल। एक तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था, दूसरा कहते थे जो कराची का इन्फ्लुएंशियल हब है उसका, या जो बिजनेसमैन हैं या जो बड़े रिच पीपल हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो सरकारी लोगों पर ना पड़े वहाँ पर, ये भी एक सिनेरियो था। फिर दूसरा था मिलिट्री डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह करके कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको फिर उधर शिफ्ट किया गया था। फिर अयूब ख़ान की जो एफ़र्ट्स हैं मॉडर्नाइज इस्लाम को करने की कोशिश की है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे मुसलमान परेशान हुए थे। 1962 के अंदर सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, हमारे मुल्क का नाम उससे इस्लामिक हटा दिया गया था। फिर उसके अलावा इसके लिए फिर जमात 1963 में इसको दोबारा बहाल कर दिया था। फिर जमात इस्लामी ने इसके ऊपर जो है यूँ कह लें कि क्रिटिसिज्म की काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया था, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत मुसलमानों का जो शरई कानून था उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की और लाए भी थे ये। उसके अलावा सैनमास डेवलप करने शुरू किए। फिर एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उनकी ये राय लेता था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता था, उनके हाथ में कुछ नहीं था।
फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965 1965 के सदारती इलेक्शन। अयूब ख़ान ने यकम 2 जनवरी 1965 को अयूब ख़ान ने 64% वोट लिए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी मिस फातिमा जिन्ना, ठीक है जी। वो इनके ख़िलाफ़ लड़ रही थी, लेकिन उनको इन्होंने 64% लिए, और जो 100 में से बाकी बच जाएँ तो वो उन्होंने लिए थे। 36% गालिबन शायद बनते हैं ये। तो उन्होंने एक नारा भी लगाया था उस वक्त, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, लेकिन वो जीत नहीं सकी थी। लेकिन उसका फिर आगे चल के नुकसान ये हुआ था कि जो ईस्ट पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अयूब ख़ान को, वो सपोर्ट उनकी गई। और भी कई पार्टीज़ थी जो कि सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन वो बेसिक डेमोक्रेट का सिस्टम ही ऐसा था, उसमें अयूब ख़ान ने ही जीतना था। सो वो अयूब ख़ान उसमें जीत गया। फिर डिकेड ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कि हमने इन्होंने डिकेड ऑफ डेवलपमेंट में कौन से अच्छे काम किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट काम थे। पहला काम इन्होंने किया जी, जो स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, इसको इन्होंने बंद किया, ठीक है जी। इन्होंने उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे, ठीक है जी, इसने उनको सज़ाएँ दी और कंट्रोल प्राइसेस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद फ़िक्स प्राइसेस कर दी गई थी एसेंशियल मार्केट की, एसेंशियल गुड्स की जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनकी प्राइसेस फ़िक्स कर दी थी, जिसमें प्राइस ऑफ मिल्क है, वेजिटेबल्स है, घी है, ठीक है जी, ताकि वो जो लोगों की रोज़मर्रा की अशिया लोग उन पर ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाएं। फिर उसके बाद न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट, उस वक़्त जिस वक़्त मुल्क की पार्टीशन हुई है पाकिस्तान की, लोग अभी तक ज़रा मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेशन बहाल ही नहीं हुई थी, लोगों को अभी रिहाइशों के मसाइल का सामना था। तो उस वक़्त के न्यू और इंतज़ामी मिनिस्टर थे रिहेबिलिटेशन के, लेफ्टिनेंट जनरल आज़म ख़ान, उन्होंने फिर इस मसले को हल किया था। उसके बाद ये रिफॉर्म्स लाए थे मैरिज और डाइवोर्स लॉ के अंदर, जिसको मैं 1961 के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और हेल्प करने की कोशिश की कि औरतों की पोजीशन को बेहतर ही किया जाए। जो डाइवोर्स पर सिंपल रेपुटेशन थी वो अब मज़ीद अलाउ नहीं थी। उसके अलावा मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था कोर्ट से, मज़ीद शादियों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। ये चीज़ें इन्होंने मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉ एंड ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये बेसिकली तो यूरोप ने ही, अमेरिकन ने ही करवाई थी। फिर उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स आती हैं। इन्होंने एक कमीशन बनाया था वाइड के वो मुल्क के अंदर एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करें। उसमें फिर इन्होंने काफ़ी हद तक मुल्क के अंदर पैसा भी लगाया मुल्क की नेशनल ग्रोथ में और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। क्लास 5वीं तक एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दी गई थी। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के जो बोर्ड थे वो 12 क्लास तक वो इसको देखने के लिए वो भी बनाया, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कायम किए गए थे कि ओवरसी करेंगे सेकेंडरी स्कूलिंग अप टू क्लास 12 तक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स की गई थी। और उसके बाद फिर अब लैंड रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, जैसे इस वक्त उन्होंने पावर ली तो एक लैंड रिफॉर्म का कमीशन बनाया। उसमें ज़रा मैं मुख्तसर आपको ये बता दूं कि जो लैंड ऑनर्स होंगे उनके पास जो इरीगेटेड लैंड होगी वो 500 कनाल एकड़ रख सकते हैं, और जो बग़ैर इरीगेशन के होंगे, जिसको यानी कि अनइरीगेटेड कह सकते हैं, वो 1000 एकड़ रख सकते हैं। और उसके बाद इजाफी ज़मीन लेकर वो फिर लोगों के अंदर ऑक्शन की गई थी। फिर उसके अलावा वारसक, ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, ज़रा इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया था। देखें, मुल्क की पाकिस्तान के लिए 3 चीज़ें उस वक्त इंपॉर्टेंट थी। एक तो पाकिस्तान को इंडस्ट्री के अंदर डेवलप होना था, दूसरा एग्रीकल्चर की सपोर्ट चाहिए थी, तीसरा सोशल वेलफेयर हमें चाहिए थी, तो ही हमारी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती। तो अयूब ख़ान ने के जो एडवाइज़र थे उन्होंने जो अयूब ख़ान को प्रेस किया कि वो मोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। तो इसके लिए फिर उन्होंने जो मोर इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनसे इसने ज़रा थोड़ी बहुत सपोर्ट ली, जिसमें यूएसए है, जर्मनी है, यूके है। फिर 1962 के अंदर इन्होंने ऑयल रिफाइनरी को इस्टेब्लिश किया कराची में और मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कायम किया, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। फिर 1964 में एन इकोनॉमिक यूनियन बनी थी ईरान और तुर्की की मदद से, जिसको हम RCD रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें इनका है। फिर एक्सपोर्ट जो लोग करेंगे उनको इन्होंने बोनस देने का स्नैरियो भी बनाया था। फिर जो 22 ख़ानदान का एक स्नैरियो है 1968 के अंदर के वो मुल्क की जो है वो कोई गालबन 60% इंडस्ट्रियल एसेट को कंट्रोल करते हैं। फिर यही फैमिली जो है वो 80% बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ को कंट्रोल करते हैं। इससे थोड़ा सा फिर
इशू बना था ये। उसके बाद डैम्स का काम, इन्होंने काफ़ी डैम्स बनाए हैं, उसकी डिटेल आपको उसमें थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया है। मैं आपको सिर्फ वारसक डैम का बता देता हूँ। वारसक डैम अयूब खान ने ऑफिशियली ओपन किया था, वारसक डैम 1961 में। तो ये ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था काबुल रिवर के ऊपर। इसको बिल्ड किया गया था इरीगेट करने के लिए 1,20,000 एकड़, ठीक है जी, जो बंजर ज़मीन है। और सप्लाई दी गई ये कितनी है जी, ये तकरीबन 1,60,000 किलोवाट, आई थिंक 160 मेगावाट बनता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ लार्ज एरिया ऑफ वेस्ट पाकिस्तान के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया था, कनाडा और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर फाइनेंस किया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो उस वक्त गोल्डन एज डिकेड, ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी ना, ये सारी अमेरिकन्स की हेल्प से हो रही थी, क्योंकि हम उस वक्त कंटेनमेंट ऑफ रशिया सोवियत यूनियन में हेल्प कर रहे थे। तो उनके मफाद के लिए पाकिस्तान ने जब जब तरक्की की है, जिस वक्त आप सुपर पावरों के मफाद होते हैं, जब आप उनके साथ अटैच होते हैं, फिर वो आपको ज़रा खुशहाली में ले आते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी दफ़ा भी तरक्की हुई, जितनी दफ़ा भी हमने अमेरिका का साथ दिया, तो हमारे मुल्क में खुशहाली और बेहतरी ही आई है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अयूब खान की प्रायोरिटी थी, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा जो है वो चेयरमैन रह चुका था प्लानिंग कमीशन का, और उसने कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट और एडवाइज़र भी भर्ती किए थे, जो कि यूएसए से पढ़ कर आए थे। और इसने हार्वर्ड के पढ़े हुए और बॉस्टन जैसे इदारों की उसने बड़ी तारीफ़ की थी। उसके अलावा फिर सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं वो ज़रा आपसे डिस्कस करता हूँ। ये 1960 से 1965 तक ये प्लान रहा है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो एनुअल ग्रीव है वो बढ़ी थी, वो तकरीबन कोई 11.5% बढ़ी थी। तो इस पीरियड में लोगों की इनकम भी बढ़ी थी, वो एवरेज जो है वो 14% बढ़ी थी। तो ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और मसला भी सामने खड़ा हो रहा था, वो ये था कि पॉपुलेशन के ग्रोथ का था। तो यहाँ पर अगर ये काम हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बढ़ रही थी, उससे फिर लोगों की इनकम कम हो रही थी। वो मैं ज़रा आपसे डिस्कस करता हूँ वो क्या इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी 1948 के अंदर 33.5 मिलियन थी, फिर 1958 के अंदर 35.4 मिलियन थी, 1961 के अंदर 43.7 थी, 1981 के अंदर 84.7 थी। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सालाना 2.2% ईयर की थी। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसीडर हो रही थी। उससे ये हो रहा था कि हमारी अगर नेशनल इनकम बढ़ भी रही है, तो ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा थी। उसकी मिसाल देता हूँ कि नेशनल इनकम हमारी जो है वो 261 रुपीज़ थी सालाना। तो जो वुमेन और जो बच्चे जो हमारी खबर बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से फिर जो है वो 261 से कम होकर ये 259 रुपीज़ पर रह गई थी 1963 के अंदर। तो फिर पाकिस्तान ने इस काम के लिए डेवलप कंट्रीज से एड भी हासिल की, इसमें यूएसए और जापान हैं। और 1960 से 1965 के दरमियान पाकिस्तान ने 1,818.7 मिलियन डॉलर की एड ली थी फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसमें हाफ जो है वो अमेरिका ने दी थी, बाकी फिर दूसरे मुल्कों ने दी थी। फिर उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आ जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो डिज़ाइन किया गया था मुल्क की इकोनॉमी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, और 5.3 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करने के लिए, और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के थे उसके दौरान उनको कम करने के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त वॉर छिड़ गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उससे फिर क्या हुआ था जी, इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, फ्लड्स आना शुरू हो गए। वो अयूब खान का सारा प्लान जो है वो पानी में मिल गया। तो उसके अलावा फिर अयूब खान को जब रिज़ाइन करने का कहा गया, तो उसको कैसे क्या वो स्नैरियो डेवलप हुए थे कि अयूब खान जो है वो मजबूरन मुल्क उसको छोड़ना पड़ा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 27 अक्टूबर 1957 से 27 अक्टूबर 1968 तक गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। 10 साल हो गए थे उनको। तो लोग जो है वो नाराज़ हो रहे थे कि मुल्क में जो है वो खाना नहीं है, और लोग यहाँ पर जो है वो एक बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, पैसा ज़ाया हो रहा है, जबकि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकी थी। टैक्सेस बढ़ गए थे, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, और साथ साथ किल्लत भी हो गई थी। उसके अलावा फिर नया जो कैपिटल बनाया था उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म हुई थी कि यहाँ पर आपने इतना पैसा क्यों लगाया है। तो जो फैमिली की प्लानिंग कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी 22 ख़ानदान वाली, वो इसके मुखालफ हो गए थे लोग। फिर उसके अलावा अयूब खान
ने एक इशू क्रिएट कर दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, वो फिर रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने 1967 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल का सामना उनको करना पड़ा उस पार्टी की वजह से। फिर 1968 में मुल्क के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, राइट शुरू हो गए थे, और उसके लिए रोकना मुश्किल हो गया था। भुट्टो ने जो है वो पब्लिक मास को यानी कि उसका जो मूड था, यानी कि अवाम उसको अपने साथ हासिल किया, और उसने कैंपेन की थी इस्लामिक सोशलिज़म के नाम पर। तो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जो थ्रेट बन गए थे इनकी प्रेसिडेंसी से अथॉरिटी के लिए। फिर बहरहाल अयूब ख़ान ने इन सब मसाइल के सामने तंग आकर 17 मार्च 1969 को मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। तो फिर कुछ ही दिन गुजरे कि इसने जो है वो एक हफ़्ते के बाद 25 मार्च 1969 को रिज़ाइन की और पावर जो है वो जनरल आगा मोहम्मद याह्या ख़ान के हैंड ओवर की और मुल्क को खैराबाद कह दिया। सो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह ताला कमिंग लेक्चर के अंदर मैं जनरल याह्या ख़ान और आगा याह्या ख़ान हो गया, फिर जनरल ज़ियाउल हक़ है, फिर मुशर्रफ, इनके मैं मुकम्मल करके ये मिलिट्री पॉलिटिक्स सेक्शन का इंशाअल्लाह ताला इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।